खबरें देखने के लिए सबसे ज्यादा लोग गूगल पे गए, वो नाम है नुपुर शर्मा। एक पत्रकार होने के नाते और दिल्ली का निवासी होने के नाते मैं नुपुर शर्मा को बहुत सालों से जानता हूँ, मेरी अच्छी मित्र है वो। जब वो प्रवक्ता बनी तब लोगों ने, मीडिया में बहुत सारे नए पत्रकारों ने जाना। मैं तो उनको प्रवक्ता होने से पहले से जानता था। दिल्ली में जो लोग मीडिया को जानते हैं इसलिए भी जानते हैं कि नुपुर शर्मा अरविंद केजरीवाल जब सुरक्षित नहीं होते, लेकिन उनकी जिंदगी कभी भी सामान्य हो पाएगी मुझे कहा, कभी वो सामान्य रूप से हमारी तरह, जैसे मैं आज यहाँ आ गया आपके कारण, वो कभी भी इस तरह से जी पाएंगे, मुझे उसमें शक है। तो नुपुर शर्मा सबसे ज्यादा सर्च की गई। दूसरे नंबर पर सर्च सबसे ज्यादा किसको किया गया? दूसरे नंबर पर सर्च किया गया द्रौपदी मुर्मू को। क्यों? क्योंकि उसमें थोड़ा शॉक एलिमेंट था। एक ऐसा नाम आ गया, आज राष्ट्रपति आप सब जानते हैं, मैं मीडिया में हूं, मैं द्रौपदी मुर्मू क्योंकि एक विधायक थी, मंत्री थी, राज्यपाल नहीं, इसलिए हम थोड़ा बहुत जानते हैं द्रौपदी मुर्मू को। लेकिन द्रौपदी मुर्मू जैसी राष्ट्रपति के नाम आया तो बोल रहा था कि कौन महिला है, पहली आदिवासी महिला, पहली वनवासी महिला जो देश की राष्ट्रपति बन रही है। लोगों ने उनके बारे में खूब सर्च किया, शॉक एलिमेंट था वो। तीसरा सबसे ज्यादा कौन सर्च किया गया? ऋषि सुनक। क्यों? ऋषि सुनक हम सब जानते थे कि एक मंत्री है वहां, लेकिन एक भारतीय मूल का व्यक्ति, ब्रिटेन का प्रधानमंत्री, वो ब्रिटेन जिसने सालों साल भारत पर राज किया, वो ब्रिटेन जिसने भारत को गुलाम बनाकर रखा, आज वहां का प्रधानमंत्री एक भारतवंशी बन रहा है। कितना बड़ा शौक था, शौक एलिमेंट था, इसलिए वो खबर बन गई। तो आपको अगर कभी भी जरूरत पड़े मीडिया की, जो मैंने आपको सारी कहानी बताई, इसके पीछे एक ही भाव था कि आपको मीडिया को कैसे, आप कुछ इवेंट कर रहे हैं, कोई आप अच्छा काम कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो आपको अपना प्रोडक्ट जो है मीडिया को बेचना पड़ेगा। और बेचने के लिए क्या एलिमेंट है वो मैंने आपको बताया। आपको अपनी खबर को बेचने के लिए कुछ ना कुछ शॉकिंग एलिमेंट, कुछ अनयूजुअल, कुछ एंटरटेनमेंट, कुछ कंट्रोवर्सी, कुछ ऐसी चीज होगी तो मीडिया आपकी खबर को उठाएगा। वरना मीडिया के पास हजारों कॉल, हजारों चिट्ठियां, हजारों फैक्स, हजारों जो है डेली जो है इवेंट के सोर्स आते हैं कि भाई यहाँ ये इवेंट, यहाँ ये इवेंट नहीं है। मीडिया को कोई फर्क नहीं पड़ता। बहुत होगा अगर आप कोई इवेंट कर रहे हैं, फर्ज कीजिए आप कोई अच्छा इवेंट कर रहे हैं, उसमें आपने बड़े लोगों को बुला लिया, अच्छे लोगों को बुला लिया, अच्छे वक्ताओं को बुला लिया, बड़े नाम को बुला लिया, तो आपकी खबर थोड़े दिन चल जाएगी, कुछ समय चल जाएगी। अगर वो भी आपने नहीं किया, आपकी पर्सनल जान पहचान है किसी पत्रकार से, तो आप उनकी कैमरा टीम को बुला लोगे। आपकी थोड़ी और जान पहचान मालिक से है तो 100 न्यूज इन 10 मिनट्स, उसमें आपकी एक क्लिप चल जाएगी, इससे ज्यादा नहीं चलेगी। लेकिन अगर आप अपने जो भी काम कर रहे हैं, जो भी आप न्यूज बनाना चाहते हैं, उसमें कुछ ऐसी, अब क्यों होता है आजकल लिटरेचर फेस्टिवल सुनते हैं आप, देश दुनिया में लिटरेचर फेस्टिवल होते हैं। अब उन लिटरेचर फेस्टिवल में फिल्म वालों को बुलाया जाता है, कोई मतलब नहीं। लिटरेचर से फिल्म वालों का वास्ता ऐसे लोगों जिनका दूर दूर से वास्ता है, ऐसे लोगों को लिटरेचर फेस्टिवल में बुलाया जाता है। क्यों? ताकि वो मीडिया में आ जाए। कल आपके मैं आया तो यहाँ पर मैं भी काफी कल रात को जहाँ में पता कि आपके सूरत में अरिजीत सिंह वो गायक आ गए, उनकी नाइट थी, पब्लिक टूट के पड़ी थी। बॉलीवुड तो आता है, इसीलिए बॉलीवुड, तो इसीलिए बहुत सारे लोग क्या आते हैं कि अच्छा मैं ये प्रोग्राम कर रहा हूँ, फंक्शन कर रहा हूँ, तो बॉलीवुड को बुला लेता हूँ। बॉलीवुड के किसी घड़ी लॉन्च होनी है तो बॉलीवुड के किसी उसको बुला लो, तो बॉलीवुड के उसके बहाने घड़ी आ जाएगी। इस तरह से मीडिया को दरअसल अपना मीडिया खुद में, क्योंकि चैनल खुद में जो है एक प्रोडक्ट है जो लोगों के बीच अपनी खबरें बेच रहा है। तो आपको अगर उस मीडिया में, उस अखबार में खबर के तौर पर आना है, तो आपको भी अपने प्रोडक्ट को किसी ना किसी इंटरेस्टिंग तरीके से अच्छे से पैकेज करके उसको बेचना होगा। वरना तो बहुत सारे प्रोग्राम होते हैं, आप मीडिया को अपने हिसाब से यूज नहीं कर पाएंगे, अपने हिसाब से इस्तेमाल नहीं। तो मीडिया मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने ये बात बताई।
मिनट मीडिया की बात करने के बाद फिर मैं सवालों पर आ जाऊंगा, क्योंकि मुझे लगता है वो विषय भी, हालांकि मैं देखा था आप लोगों का जो पूरा एक सत्र था वो मीडिया नैरेटिव्स के ऊपर था, प्रफुल्ल केतकर जी मेरे मित्र जो वो थे यहाँ पर, लेकिन मैं आपको सिर्फ ये बात इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि दुर्भाग्य से एक मीडिया नैरेटिव जो है वो देश और दुनिया में एक नैरेटिव मीडिया खड़ा करता है। जो खबर नहीं होती, एक बात ध्यान रखिए, जो खबर नहीं होती मीडिया उसको भी खबर बनाता है, उसके पीछे बहुत सारे पर्पस होते हैं। तो जो आप देखते हैं वो जरूरी नहीं खबर हो, जो आप नहीं देख रहे खबर वहां भी हो सकती है और होती है, लेकिन मीडिया अपने नैरेटिव के हिसाब से खबर बनाता है और ये नैरेटिव बनाने के लिए अलग अलग पैमाने पर, देखिए आजकल हर पॉलिटिकल पार्टी का सोशल मीडिया अकाउंट है, कई बार वहां से खबर आती है, कई बार इधर से आती है, कुछ वीडियो आ जाते हैं अच्छे, वहां से खबर बन जाती है। तो ये सब नैरेटिव चल रहा है और भारत में इस वक्त मीडिया को इस्तेमाल करके बड़े नैरेटिव की लड़ाई लड़ी जा रही है। इस बात को आपको समझना होगा। एक खबर आज भी चलती है और वो खबर ये है कि भारत भूखमरी के पैमाने पर दुनिया के सबसे खराब देशों में स्थिति है। आपने देखा होगा हंगर इंडेक्स आया था, ये इंटरनेशनल एजेंसियां जो होती हैं, ये अच्छा इंटरनेशनल एजेंसी की बात करूं तो छोटी सी एक चीज और, ये इंटरनेशनल एजेंसियां जो होती है ना, और जैसे ये कोई खबर निकालती है, भारत को खबर बन जाता है, दुनिया भर में खबर बन जाता है, इन पर कभी भी आंख मूंद करके भरोसा मत कीजिए। इसके डिटेल में जरूर जाइए और इसके डिटेल में जाने का काम मीडिया को करना चाहिए, लेकिन दुर्भाग्य से आज वो मीडिया नहीं कर रहा क्योंकि उसमें मेहनत लगती है, वो मीडिया के काम है। आपने एमनेस्टी इंटरनेशनल का नाम सुना होगा, क्या है एमनेस्टी इंटरनेशनल? ह्यूमन राइट की बात करते हैं ना, हमको यही पता है, मैंने भी बचपन से यही पढ़ा था। एमनेस्टी इंटरनेशनल जो हमको बताता है कि भारत में ह्यूमन राइट्स का वायलेशन हो रहा है, कश्मीर में भारतीय सेना जो है कश्मीरियों को मार रही है, सब एमनेस्टी इंटरनेशनल की रिपोर्ट में हमने पढ़ा था। आप जानते हैं एमनेस्टी इंटरनेशनल क्या है? एमनेस्टी इंटरनेशनल एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, नॉट एन एनजीओ। भारत में वो एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के तौर पर रजिस्टर्ड थी। इस वक्त भारत में एमनेस्टी इंटरनेशनल जो है वो बंद हो गई है, काम नहीं कर पा रही है, इसलिए क्योंकि उसने जो इंटरनेशनल फंडिंग हो रही थी, उस फंडिंग का वो हिसाब नहीं दे रही थी। भारत में बहुत सारा पैसा एनजीओ और इस तरह के जो एजेंसियां उनके माध्यम से आता है और जो पैसा गलत तरीके से खर्च किया जाता है भारत के खिलाफ षड्यंत्र, और उसमें एमनेस्टी इंटरनेशनल, मुझे तो आज जब एमनेस्टी इंटरनेशनल में सारी डिबेट शुरू हुई तब मुझे पता चला कि ये तो एक एनजीओ भी नहीं है जिसकी हम रिपोर्ट पढ़ते थे, वो एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। वो हमको बता रही थी कि कश्मीर में ह्यूमन राइट्स का उल्लंघन हो रहा है, और ऐसी एक एजेंसी है जिसने कहा कि भारत हंगर इंडेक्स में भूटान से, नेपाल से, पाकिस्तान से, श्रीलंका से भी पीछे। अब इससे भद्दा मजाक क्या हो सकता है कि वो भारत जो भूटान को, श्रीलंका को, नेपाल को टनों अनाज मुफ्त दे रहा है, अफगानिस्तान को टनों अनाज मुफ्त दे रहा है, जिस भारत में 80 करोड़ लोगों को हर महीने मुफ्त का अनाज दिया जा रहा है। 80 करोड़ का मतलब है कि दुनिया के कम से कम 12 देश 80 करोड़ लोग, 12 दुनिया के देश मिला रहे तो उनकी आबादी होती है 80 करोड़। जो देश दुनिया के भूखे देशों को अनाज दे रहा है, अपने यहाँ 12 देशों के बराबर लोगों को मुफ्त अनाज दे रहा है, उसको हंगर इंडेक्स में नीचे दिखा दिया। ये भारत के खिलाफ एक साजिश है। अब इसकी जांच पड़ताल कोई नहीं करता, दिक्कत ये। और सोशल मीडिया पर आज की तारीख में बहुत ऐसे शानदार लोग बैठे हैं जो रियल जर्नलिज्म का काम कर रहे हैं। मैं एक ऐसे ही व्यक्ति को जानता हूं, उन्होंने मुझे कुछ रिपोर्ट भेजी ये हंगर इंडेक्स को लेकर। जब उन्होंने उसके डिटेल में गए तो मैं हैरान रह गया।
उसका जो डिटेल था उस हंगर इंडेक्स में आपको मालूम है कितने लोगों को सर्वे करके वो रिपोर्ट तैयार हुई? कल्पना कीजिए आपके हिसाब से। हाँ, 5,000। कोई और कल्पना करेगा? हाँ, 50,000। सब 3,000। 140 करोड़ लोगों के देश में करीब 3,000 लोगों पे सर्वे कर लिया और उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि भारत जो है भूखा देश है, यहाँ भूखमरी जैसे हालात, यहाँ लोगों को पर्याप्त फूड नहीं मिलता, अनाज नहीं मिलता, यहाँ लोगों को प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिलता। और ये जब मुझे सारी रिपोर्ट मिली, मैंने उसको देखा तो 3,000, जबकि दुनिया भर का एक मंकी सर्वे करके एक एजेंसी है जो ये कहती है कि कोई भी सर्वे वो ऑथेंटिक तब माना जाना चाहिए जब कम से कम जितने लोगों के ऊपर सर्वे उसमें 10% लोगों पे सर्वे किया है। 10%। अब ये तो कितना प्रतिशत, आप मेरा मैथ कमजोर, आप हिसाब लगा लीजिए। 140 करोड़ की आबादी में 3,000 लोगों पे जो सर्वे हुआ उसकी ऑथेंटिसिटी क्या है? और मालूम है उसमें एक सवाल जो पूछा गया क्या था उस सर्वे को करते हुए, जिन 3,000 लोगों से पूछा गया उसमें ये पूछा गया था उनसे सवाल कि क्या बीते एक हफ्ते में कभी आपको लगा कि आप भरपेट अनाज आपको नहीं मिला? जब मैं गुजरात के चुनाव को कवर करने के लिए यहाँ आया था उस वक्त अगर मेरे से पूछ रहे थे तो मैं भी कहता हाँ 2 दिन तो मुझे रात का खाना नहीं मिला, क्योंकि जब तक मैं रिपोर्टिंग करके गया तो फिर तो हंगर इंडेक्स में मुझे भी भूख मारा वो दिखाते थे कि भाई भूखमरी से ये क्योंकि मुझे भी नहीं मिला। उसमें एक सवाल ये भी पूछा गया था कि क्या बीते एक हफ्ते में कभी ऐसा हुआ कि आपको आपका मनपसंद खाना नहीं मिला? बिल्कुल, मैं कल पिज्जा खाना चाहता था, मुझे नहीं मिला, तो मैं भी भूखमरी वाली कैटेगरी में शामिल हो जाना चाहिए। मुझे पिज्जा नहीं मिला, मुझे रोटी चावल दाल तो मिला था लेकिन मुझे कल पिज्जा नहीं मिला। क्या बेहूदगी है, क्या बेहूदगी है। और इसको लेकर होता क्या है, ये एक रिपोर्ट आती है, मीडिया का एक हिस्सा उसको चलाता है और उसके बाद वो नैरेटिव बनाया जाता है, वो डिबेट में वही उठाया जाता है। मेरी डिबेट में अक्सर विपक्ष के नेता ये उठा, भारत में मीडिया आजाद नहीं, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं है। अब आप सोचिए कि हिंदुस्तान में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता कितनी चाहिए। मेरे ट्विटर हैंडल पर जाइएगा, मैंने कल ट्वीट किया कि मैं कल गुजरात जा रहा हूँ, सूरत जा रहा हूँ और सूरत के कुछ प्रतिभाशाली युवाओं से मुलाकात होगी। उसमें कई लोगों ने नीचे रिएक्शन किया, एक ने रिएक्शन किया जिसके ऊपर जिसकी फोटो की जगह भारत जोड़ो यात्रा का लोगो लगा था, उसने लिखा अच्छा गुजरात जा रहे हो दलाली करने। अरे भाई गुजरात आ रहा हूं मैं, अब इससे ज्यादा आपको अभिव्यक्ति की आजादी क्या चाहिए भाई कि मैं गुजरात आ रहा हूं उसमें भी आप मुझे ट्रोल करोगे, कहोगे दलाली करने जा रहा हूं भाई। इससे ज्यादा आजादी क्या चाहिए? राजा पटेरिया जैसा आदमी कह देता है कि प्रधानमंत्री को मारने के लिए तैयार रहिए। इस देश में ऐसे पत्रकार हैं, मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं लगा हूं, मुझे मालूम नहीं कि मैं कर पाऊंगा क्योंकि कहना बड़ा आसान होता है। मैंने एक किताब लिखी थी 2019 में नरेंद्र मोदी सेंसर्ड के नाम से, और इस साल मेरी कोशिश है मेरी एक और किताब आए और मैं इसी तरह के फेक नैरेटिव्स पे एक किताब लिखने की मैं योजना बना रहा हूँ। क्योंकि मैंने देखा इस देश के पत्रकार ट्वीट करते हैं जब नरेंद्र मोदी देश का प्रधानमंत्री जो है वो वाराणसी में नौका विहार, वाराणसी में जब वो गंगा में जब वो नाव में बैठे होते हैं तो एक पत्रकार ने ट्वीट किया भगवान करे नाव यही डूब जाए और ये आदमी वापस ना आए। मतलब पत्रकार जो हैं वो ये लिख सकते हैं कि इस देश का प्रधानमंत्री मर जाए। अमित शाह बीमार हुए थे, एक महिला पत्रकार ने ट्वीट किया आई एम फीलिंग एक्साइटेड। मतलब आप रोज प्रधानमंत्री के मरने की दुआ मांगते हो, आप रोज गृह मंत्री के मरने की दुआ मांगते हो,
रोज गालियां देते हो, फिर कहते हो देश में अभिव्यक्ति की आजादी नहीं। कितनी अभिव्यक्ति की आजादी चाहिए? क्या रोज आप जाके देश के प्रधानमंत्री की नाक में घुसा मारना चाहते हो? ये आजादी चाहिए आपको कि मेरी अभिव्यक्ति है कि मैं रोज देश के गृह मंत्री का मुक्का मार के आऊं? अरे क्या अभिव्यक्ति की आजादी होती है भाई? अब ये जो मीडिया का जो नैरेटिव आया, मैं इसके बाद आपके सवालों पर आऊंगा। मीडिया स्वतंत्र नहीं है। मैं बहुत छोटा था और एक शब्द चलता है अघोषित आपातकाल, कि देश में अघोषित आपातकाल है। आपातकाल लगा नहीं, अघोषित आपातकाल है। ये वो लोग कहते हैं जिन्होंने आपातकाल को देखा नहीं। मैंने आपातकाल को देखा, मैं बहुत छोटा था, मैं शायद उस वक्त दूसरी या तीसरी क्लास में था, मुझे ठीक से याद नहीं है, लेकिन मुझे इतना याद है कि उस आपातकाल के दौरान मेरे पिताजी एक राजनेता के साथ उनका ऑफिशियल काम देखते थे। दुर्भाग्य से वो राजनेता विपक्ष का राजनेता था और मेरे पिताजी का नाम मीसा का वारंट हो गया। पुलिस घर पे बैठी थी, आगे और पीछे, मेरे पिताजी को गिरफ्तार करने के लिए। मुझे बहुत याद नहीं, लेकिन इतना याद है कि घर में खाने के लाले पड़ गए थे, पड़ोसियों से अनाज आता था। मेरी बड़ी बहन जो थी वो जल गई उस दौरान दुर्घटना में, और मेरे पिता नहीं थे, डॉक्टर्स ने उन्हें, मेरी बड़ी बहन को नकली खून चढ़ा दिया, मेरी बड़ी बहन की डेथ हो गई। तो मुझे याद है, स्कूल जाते थे हम लोग, पुलिस को देख के डर जाते थे। छोटा सा मैं था, लेकिन पुलिस को देख के हमें डर लग जाता था। तो जिसने आपातकाल नहीं देखा, आज वो बताता है देश में अघोषित आपातकाल। आपको आपातकाल का एहसास नहीं है, आपातकाल क्या होता है, तभी आप कहते हैं कि देश में अघोषित आपातकाल। देश में अघोषित आपातकाल नहीं है। मीडिया आज जितना आजाद है उतना आजाद कभी नहीं था। आज आपकी नौकरी चली जाए, 4 लाख रुपए की नौकरी चली जाए, आप YouTube पे जाइए और अगर आपके कंटेंट में दम है, आप 4 लाख नहीं 10 लाख रुपए महीना कमाओगे। और कमा रहे हैं पत्रकार, 10 लाख रुपए महीना कमा रहे हैं। अपने सेटअप रखे हुए उन्होंने, 2-2, 3-3 कैमरामैन हायर कर रखे हैं, ऑफिस बना रखे हैं, रोज YouTube बनाते हैं, अपना चैनल बनाते हैं और 10 लाख रुपए महीना कमा रहे हैं, 12 लाख रुपए महीना कमा रहे हैं अपने YouTube चैनल से। हर तरह के कंटेंट जो चाहते हैं वो देते हैं। किस तरह की मीडिया आता है? देखिए, एक बात बड़ी तय है, हर दौर में सरकारें मीडिया को मैनेज करने की कोशिश करती है, इसमें कोई दो राय नहीं, हर दौर में करती है। अल्टीमेटली सरकार के मंत्री जो होते हैं उनका काम ये होता है, सरकार में जो पब्लिक रिलेशन ऑफिसर होते हैं उनका काम होता है खबरों को मैनेज करना, यानी अच्छी खबरें दिखाए, वो कोई खराब खबर आ गई है तो उसको दबा दिया जाए। आप संजय बाबू की किताब पढ़िए, उन्होंने खुद लिखा, संजय बाबू लिखते हैं जब वो मनमोहन सिंह के मीडिया एडवाइजर थे, वो लिखते हैं एक दिन एक खबर प्रणव राय ने चला दी, उसके बाद मनमोहन सिंह ने वहां से फोन करके उनको डांट लगाई कि ये खबर को चलाई। तो प्रधानमंत्री कार्यालय में आज तो कोई मीडिया मैनेजर नहीं है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मीडिया से अलग तरह का रिश्ता है, लेकिन हर दौर में प्रधानमंत्री का मीडिया मैनेजर होता है, वो खबरों को मैनेज करता है। तो हर दौर में ऐसा होता है, लेकिन अभिव्यक्ति की आजादी नहीं है, ये कहना बिल्कुल गलत है। मीडिया आजाद है, जिसको जो करना है वो कर सकता है, लेकिन आप जिस चैनल में काम करते हैं उस चैनल की एडिटोरियल पॉलिसी के हिसाब से आपको चलना पड़ेगा। ये बात है। मैं अगर दूरदर्शन में बैठा हूं और मैं कहूं कि दूरदर्शन तो तेरे घटिया चैनल है, बकवास चैनल है कि मुझे सैलरी भी ठीक से नहीं देता, तो फिर इसका मतलब है मैं उसकी एडिटोरियल पॉलिसी में नहीं मानता हूं, तो मुझे दूरदर्शन में रहने का हक क्या है? आप अगर आज तक में काम करते हैं तो आज तक में बैठ करके आप अरुण पुरी को गाली नहीं दे सकते भाई, अरुण पुरी के बिजनेस में सवाल नहीं उठा सकते, अरुण पुरी की मैगजीन अगर कुछ गलत रिपोर्ट दे रही है तो आप उसके खिलाफ रिपोर्ट नहीं कर सकते। बरका दत्त वगैरह का एनडीटीवी में जब थी तो बरका दत्त वगैरह किस तरह से जो है नीरज आडिया टेप में कांड हुआ था, आपने खबर देखी थी क्या एनडीटीवी में? नीरज आडिया का कांड की कोई खबर आपने एनडीटीवी में देखी थी? उसने नहीं दिखाई। रवीश बाबू के भाई के ऊपर रेप का केस लगा और उसके लिए कांग्रेस के तमाम जो है बड़े बड़े वकील उनके भाई का केस लड़ने के लिए गए पटना में। ये खबर आप एनडीटीवी पे देखेंगे? नहीं देखेंगे, उनकी एडिटोरियल पॉलिसी है। आज अगर न्यूज 18 इंडिया अंबानी का चैनल है तो अंबानी के खिलाफ खबर थोड़ी दिखाएगा। आज अगर एनडीटीवी अडानी का चैनल होगा तो अडानी के खिलाफ खबर थोड़ी दिखाएगा। तो वो तो एडिटोरियल पॉलिसी हर किसी की होती है, उस
एडिटोरियल पॉलिसी से आपको चलना पड़ेगा, लेकिन मोटे तौर पर मीडिया आजाद है और आपको भी आजादी है। आपको मैं कहूंगा, अगर आपको मीडिया, लास्ट खत्म कर रहा हूं अपनी बात को ये कहते हुए कि अगर आपको अपना कंटेंट मीडिया को देना चाहते हैं और आप मीडिया मैनेजमेंट का, आप कुछ नहीं, आप कोई अच्छा काम कर रहे हैं, आपको अगर मीडिया नहीं सुन रहा है, आपके पास नहीं आ रहा है, आपके पास अच्छा कंटेंट है, आप अपना YouTube चैनल शुरू कर दीजिए। जिस दिन आपके कंटेंट पे 5 लाख 10 लाख व्यू हो गए, आपका वही कंटेंट जो है आज तक उठा के अपने चैनल पे दिखाएगा, कहेगा फलाना देखिए उसने ये करा, उसका वीडियो, क्योंकि वो कंटेंट में दम होगा तो मीडिया भी चलाएगा। कंटेंट में दम होना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत आभार। और उसके पीछे कई कारण हैं, उसके पीछे कई कारण हैं। उसमें एक बड़ा कारण जो है वो ये है कि भारत का ज्यादातर जो मीडिया है, क्योंकि वो हिंदी भाषी है या रीजनल भाषाओं में, तो उसकी वो वहां पर वो अगर यूएस में जा रहा है, बाकी सब जगह जा रहा है, तो वो टारगेट सिर्फ एनालाइज तो करेगा, इससे ज्यादा वो वहां की लोगों को प्रभावित करने के, वहां तक पहुंचने की कोशिश नहीं करेगा। इंग्लिश चैनल कुछ हद तक कोशिश करते हैं, लेकिन पश्चिम का मीडिया, पश्चिम के लोग भारत के मीडिया को अभी भी एक क्रेडिबल मीडिया के तौर पर नहीं देखते। पश्चिम के लोगों में, हमारे लोगों में बड़ा चार्म है कि बीबीसी ने कहा सच होगा। हालांकि कश्मीर को लेकर मैंने खुद दूरदर्शन पे बैठ करके बीबीसी की फेक न्यूज एक्सपोज करी। हम लोग बीबीसी को देखकर बीबीसी है बड़ा सही है, अल जजीरा को देखकर हम लोग बह जाते हैं, लेकिन वो लोग जो है वो भारत के मीडिया को अपने मीडिया पर देते हैं। वो भारत के मीडिया को वो उस तरह के सम्मानजनक दृष्टि से नहीं देखते। पहले तो भारत को नहीं देखते थे, अब तो भारत को देखने की शुरुआत करी है। लेकिन मुझे लगता है कि एक ऐसा इंटरनेशनल चैनल चलाना वो बड़ा महंगा काम है, क्योंकि बीबीसी एक अलग तरह की उसकी शुरुआत से रही है, या अल जजीरा, उसके पीछे बहुत पैसा है। वो पैसा भारत में, अब जैसे मान लीजिए कोका कोला भारत में वो करता है, लेकिन भारत अपना ब्रांड हुआ है वर्ल्ड लेवल पे, क्योंकि कोका कोला का पूरा कॉन्सेप्ट क्या है, कोका कोला आया, उसने जितनी भारत की कंपनियां थी पहले उनको कुछ कंपनियों को खरीद लिया, बाकी जो कंपनियां थी उनको डंप करने के लिए उसने पूरी मार्केट अपने प्रोडक्ट से भर दी, और जितने कोल्ड ड्रिंक रखने वाले थे उनको मुफ्त का रेफ्रिजरेटर दिया, मुफ्त के उनके बैनर दिए और कहा कि भैया मेरा कोको रखो। और कोका कोला जब शुरू हुई थी, जब कोका कोला शुरू हुई थी 10-10 रुपए जो उनका मार्केट रेट, पर 5-10 साल तक कोका कोला जो है बाकायदा घाटे में चलता था, क्योंकि उसको उस घाटे की चिंता नहीं थी, उसको इंडिया का मार्केट कैप्चर करना था। तो उसी तरह से जो पैसा उनके पास है वो पैसा भारत का चैनल जो है अफोर्ड नहीं कर सकता कि वो एक लंदन में रिपोर्टर रख दे, एक लंदन में एक रिपोर्टर रखने का कीमत क्या है आप समझ लीजिए, और एक यूएस में रख दे। तो इस तरह से, तो इसलिए दुर्भाग्य से वो नहीं हुआ है कि हम लोग एक इंटरनेशनल, हम लोग स्टैंडर्ड का कोई मीडिया खड़ा कर सके, क्योंकि होगा तो इंग्लिश चैनल होगा, और इंग्लिश चैनल की भारत में व्यूअरशिप नहीं है। तो भारत में नहीं हो तो आपको इंटरनेशनल व्यूअर पकड़नी पड़ेगी। भारत में आपको मुश्किल से 1% लोग मिलेंगे, इंटरनेशनल व्यूअर आपको पकड़ने पड़ेंगे, और इंटरनेशनल व्यूअर पकड़ने के लिए आपको जो खर्चा करना होगा उसके लिए भारत में कोई तैयार नहीं है। तो इसलिए वो एक सिचुएशन है जिससे हमें अभी गुजरना पड़ेगा। थैंक यू। हेलो सर, मेरा आपसे एक सवाल है और आपके माध्यम से मैं जानना भी चाहता हूँ कि एक न्यूज़ है मेरे पास 18 जनवरी 2018 का, तैमूर अली खान गेट्स प्लेफुल एज ही एंजॉयज अ स्विंग एट पार्क सी भवन। फिर से बोलिए। मतलब कुछ हिंदी में ऐसा है कि तैमूर अली खान एक गार्डन में टहल रहा है, ऐसा एनडीटीवी का न्यूज़ है। तो 18 तारीख को ये हुआ था कि हमारी आर्मी ने कश्मीर में 8 पाकिस्तानी आतंकवादियों को ढेर किया, और हेडलाइन ये बना था कि तैमूर अली खान गार्डन में टहल रहा है। तो आपके माध्यम से जानना चाहते हैं कि हम न्यूज़ कैसे आइडेंटिफाई करें, न्यूज़ चैनल को कैसे आइडेंटिफाई करें। और बात हुआ था यूट्यूब चैनल का, तो यूट्यूब चैनल में जैसे मैं अभ्यास करता हूँ तो मैं देखता हूँ द ललन टॉप है, न्यूज़ लॉन्ड्री है, ऐसी कई सारे चैनल है जो लिबरलाइजेशन और तो हमारे स्टूडेंट्स को बहकावे में ला के वो सब अलग अलग न्यूज़ पे न्यूज़ बनाते हैं, अलग अलग एजेंडा। तो हमारे स्टूडेंट कैसे आइडेंटिफाई करेंगे ये न्यूज़ फेक है, ये एंकर क्यों फेक है, और एंकर इलेक्शन के बेस पे क्यों ऐसा डेटा और न्यूज़ चलाते हैं।
ओके, थैंक यू। आपका नाम क्या था सर? हाँ, जयदीप। देखिए जयदीप जी, आपने बड़ा एक क्या मैंने कहा ना, ये तैमूर अली खान खबर क्यों होना चाहिए मेरे हिसाब से। और होता क्या है, अभी तैमूर अली खान का मैं एक लेटेस्ट वीडियो किसी ने भेजा, उसमें एक कैमरा वाला, पपराजी कैमरा वाला जो तैमूर के पीछे था, तैमूर ने कहा ये सारे कैमरा बंद कर, इतना छोटा बच्चा, ये सारे कैमरा बंद कर। अब एक तो मुझे लगता है कि मीडिया के लोगों को ना खुद भी एक, मतलब मैं ऐसी रिपोर्ट, या मैं अगर इस नौकरी में हूँ कि जहाँ मुझे बच्चे से गाली सुननी पड़े, तो मैं तो वो नौकरी नहीं करना चाहता भाई, मैं और उस बच्चे में क्यों पीछे भागूंगा। लेकिन देखिए इसमें दिक्कत यह है कि इसमें चैनल वालों की गलती तो है, लेकिन इसमें दर्शकों की भी गलती है। हमने क्योंकि टीआरपी मिलती है तो लोग दिखाते हैं, बड़ा मैंने ऐसे भी लोगों को देखा है, हाय मेरा बच्चा तैमूर जैसा लगता है। अरे भाई, आपका बच्चा शिवाजी जैसा लगे तो अच्छा लगेगा, आपका बच्चा एक कान्हा लगे तो अच्छा लगेगा, तैमूर क्यों लगना चाहिए आपका बच्चा, मुझे नहीं मालूम। लेकिन वो क्या है कि लोगों में आजकल बड़ा दिखावा, ग्लैमर, बड़ा सी सब चीजों का आ गया, और उसके कारण, और मैं ये मानता हूँ, देखिए चैनल की जहां तक बात आपने कही ना, मैं ये मानता हूँ कि देखिए पहली बात तो जो चैनल होते हैं उनका एक एजेंडा होता है, ये आपको समझना चाहिए, और वो एजेंडा जो है वो आपको समझ आ जाएगा। अब ललन टॉप की आपने बात की, ललन टॉप ने खबर दिखाई थी, और वो खबर मेरे पास स्क्रीनशॉट मैंने रखा हुआ है, और उसमें खबर चलाई थी कि सेंट्रल विस्टा को लेकर खबर चलाई कि नरेंद्र मोदी का निवास, सेंट्रल विस्टा नरेंद्र मोदी का निवास स्थान नहीं है भाई, और अगर वो निवास स्थान है भी तो नरेंद्र मोदी का नहीं, प्रधानमंत्री का निवास स्थान है। आज नरेंद्र मोदी है, कल को वहां कोई और होगा, वो मोदी जी उसमें जो है कब्जा करके नहीं बैठेंगे। लेकिन उस ललन टॉप ने खबर चलाई सेंट्रल विस्टा को लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का निवास, तो ये क्या है प्रधानमंत्री नरेंद्र, तो आपको एजेंडा समझने की जरूरत है। ये न्यूज लॉन्ड्री और आपने जिन दिन का जिक्र किया, आपको इनका एजेंडा, इनकी 3-4 खबरें देखेंगे आपको समझ आ जाएगा कि ये किस एजेंडे पे काम करने वाले लोग हैं। बल्कि होता क्या है, आज की तारीख में मीडिया को पैसे से भी मैनेज किया जाता है, ये आपको समझना चाहिए। मैं आपको छोटा सा उदाहरण देता हूँ, आपके गुजरात में अरविंद केजरीवाल आते हैं, और एक बड़ा प्लेटफॉर्म, आज तक का प्लेटफॉर्म, उसमें बैठकर वो कागज पे लिख के देते हैं कि कांग्रेस को 5 से कम सीटें आएंगी, लिख के दे रहा हूँ। जब अरविंद केजरीवाल ने ये कहा कि मैं कांग्रेस को 5 सीटें दे रहा हूँ, गुजरात में मिलेंगी, लिख के दे रहा हूँ, उस समय एंकर की क्या ड्यूटी थी? एंकर का फर्ज था अरविंद केजरीवाल से दूसरा काउंटर सवाल करता, अगर कांग्रेस की 5 से ज्यादा सीटें आई तो क्या आप राजनीति छोड़ दोगे? अरे काउंटर सवाल करो ना, या आप क्या करोगे, माफी मांगोगे सार्वजनिक रूप से? कोई काउंटर सवाल नहीं किया गया, क्योंकि अरविंद केजरीवाल का मॉडल ऐसा है कि वो जहां जाते हैं पहले मीडिया को भर भर के पैसा देते हैं। आपने अखबारों में देखा होगा, फ्रंट पेज पर अरविंद केजरीवाल, पंजाब सरकार, दिल्ली सरकार के बड़े बड़े विज्ञापन आपने बड़े, तो वो क्या करते हैं, वो खबर, वो पैसा देते हैं कि भाई हम तुम्हें 10 करोड़ रुपए का दे रहे हैं, अगले 3 महीने तक 10 करोड़ रुपए हम आपको विज्ञापन के रूप में देंगे, शर्त यह है कि आपको हमारे खिलाफ जो है खबरें नहीं लगानी, और हम जैसे कहेंगे हमारे खिलाफ, हम वैसी खबरें हमारी चलनी चाहिए। सब मैनेज होता है। जिस चैनल को 10 करोड़ रुपया 3 महीने में मिल रहा हो तो वो काउंटर सवाल नहीं करेगा। तो इस तरह से ये एजेंडा चलते हैं, तो दर्शकों को, व्यूअर्स को एजेंडा समझना चाहिए कि एजेंडा क्या है, और वो अगर आप थोड़ा सा, अगर आप जो है इंटेलिजेंटली देखेंगे तो आपको 1, 2, 3, 4, 5 दिन में एजेंडा समझ आ जाएगा कि इनके पीछे एजेंडा क्या है, और फिर उसको एजेंडा समझ के थोड़ा सा उसकी आप खबरें देखिए, पढ़िए, लेकिन उसका और एक बात और है, मेरा मानना है, आज भी आपने कई वेबसाइट का बात करी, आपके पास अलग अलग तरह के सोर्सेज मौजूद हैं, उसके अच्छी वेबसाइट भी है, वो हो सकता है उतना ज्यादा तामझाम से नहीं दिख रही, तो आपको आइडेंटिफाई करना है, और आप देखें तो अगर एक कोई दे रहा है, खबर दे रहा है, तो उसके काउंटर खबर भी आपको कहीं ना कहीं मिल जाएगी, तो आपको बैलेंस होकर समझना पड़ेगा, और आप उसकी भी खबर देखिए और काउंटर भी देखिए, और उसके बाद अपनी बुद्धि लगाइए कि कौन कह रहा है। अगर ये कह रहा है, अगर एक जो है वायर वाला ये कह रहा है कि जो है भारत भुखमरी वाला देश है, और अगर अशोक श्रीवास्तव या कोई सोशल मीडिया पे बता रहा है कि 3000 लोगों में सर्वे हुआ है, तो आपको अपनी बुद्धि लगा के देख लेना चाहिए एजेंडा कौन चला रहा है। और संक्षेप में एक छोटी सी बात कह देता हूँ जल्दी से, क्योंकि इंपॉर्टेंट बात है। कुलभूषण जाधव, वो जानना बड़ा जरूरी है। कुलभूषण जाधव कौन था? कौन है? अभी पाकिस्तान की जेल में बंद है।
पाकिस्तान कहता है रॉ का एजेंडा, और पाकिस्तान इंटरनेशनल कोर्ट में, अंतरराष्ट्रीय अदालत में साबित नहीं कर पाया अब तक कि कुलभूषण जाधव रॉ का एजेंट है। लेकिन इंटरनेशनल कोर्ट में पाकिस्तान ने भारत की ये कुलभूषण जाधव रॉ का एजेंट है, ये साबित करने के लिए पाकिस्तान ने क्या किया? पाकिस्तान ने भारत के 5 पत्रकारों की खबरें दिखाई, जिसमें एक ट्वीट और एक गलत खबर की खबर थी, जिन लोगों ने लिखा कि ये रॉ का एजेंट है, और पाकिस्तान उस खबरों को ले जाके दिखा रहा है। तो आप सोचिए कि ये लोग किसके हाथ में खेल रहे हैं। मीडिया में बहुत खतरनाक लोग हैं, मैं ये मानता हूं, भारत के मीडिया में बहुत खतरनाक लोग हैं जो नामालूम चीन के लिए काम कर रहे हैं, पाकिस्तान के लिए काम कर रहे हैं। चीन जो है वो लाखों रुपया भारत के अखबारों को विज्ञापन देता है, लाखों रुपया। चीन जो है हर साल भारत सहित दुनिया भर से 50 पत्रकारों को अपने स्कॉलरशिप पे बुलाता है, और उसकी स्कॉलरशिप का मतलब ये होता है कि मैं जब मान लीजिए मैं स्कॉलरशिप पे जा रहा हूं तो मुझे डीडी न्यूज से जो सैलरी मिल रही है वो तो मुझे मिलेगी, लेकिन अगर मुझे 5 महीने के लिए चीन अगर अपने यहाँ बुलाएगा तो उन 5 महीने में वो मुझे अलग से स्कॉलरशिप का पैसा देगा। तो मेरी सैलरी मेरे बैंक अकाउंट में जा रही है, और चीन में मुझे हर महीने 1 लाख रुपए अलग से मिल रहे हैं स्कॉलरशिप के, और चीन मुझे 5 स्टार होटल में ठहरा रहा है, मुझे घुमा रहा है, अपने हिसाब से दिखा रहा है, और उसके बाद वो मुझे जब मैं इंडिया आऊंगा तो मुझे एप्पल का फोन देगा, एक बढ़िया सा लैपटॉप देगा एप्पल का, और मुझे बहुत सारे गिफ्ट देगा, और उसके बाद हिंदुस्तान में आके मैं लिखूंगा कि चीन ने जो है भारत की जमीन पे कब्जा किया, और चीन में बड़ी जो है विकास कर दिया, मैं लिखूंगा। तो ये भारत में मीडिया बहुत खतरनाक दौर से गुजर रहा है, इस बात को भी याद रखिए। कुछ लोग कहते हैं भारत में मीडिया बिक गया, ये वो, मैं मानता हूं मीडिया बहुत खतरनाक दौर से गुजर रहा है, वो जनमानस के अंदर जहर फैला रहा है। तो आपको सावधान होना चाहिए, एजेंडा समझना चाहिए कि कौन पत्रकार किस तरह का एजेंडा चलाने की कोशिश कर रहा है, ये बहुत जरूरी है जानना समझना चाहिए। पहली बात तो ये कि आपको ये समझना चाहिए, आप जब किसी अखबार को चैनल को देखते हैं, फर्ज कीजिए आप कोई कार्यक्रम कर रहे हैं और एक बड़ा अलग तरह का कार्यक्रम कर रहे हैं जिसमें बहुत अच्छा समाज के लिए कर रहे हैं, तो आप ये देखिए कौन से चैनल हैं या अखबार हैं जो इस तरह की खबरों को जगह देते हैं। कुछ अखबार नहीं देते, पर फर्ज कीजिए आपका एक बिजनेस समिट हो रहा है, तो आप बिजनेस से जुड़े अखबार में उन्हीं को टारगेट करेंगे ना, तो आपको टारगेट वही करना, तो आपको टारगेट देखना, टारगेट ऑडियंस क्या है। तो उस हिसाब से अगर आप फर्ज कीजिए कि आप जो है कोई एक अच्छा काम कर रहे हैं जो समाज के लिए बड़ा बढ़िया, तो बहुत सारे चैनल उसको नहीं दिखाएंगे, लेकिन कई चैनल्स में इस तरह की विंडोज होती हैं। जैसे हम लोग डीडी पर एक प्रोग्राम चलाते हैं गुड न्यूज इंडिया, जिसमें हम ये दिखाते हैं भारत में जो अच्छा हो रहा है वो भी, और उसको देखा देखी कई लोगों ने शुरू किया। अब तो गुड न्यूज करके इंडिया टुडे ने अपना चैनल भी शुरू कर दिया। तो आप ये देखिए कि कौन से चैनल हैं, कौन से अखबार हैं जो इस तरह की खबरें छाप रहे हैं, आप उन तक पहुंचिए। अनावश्यक रूप से आप किसी ऐसे चैनल में जाएं जो खबरें दिखाता है इस तरह की, तो कोई फायदा नहीं। दूसरी चीज ये है कि इसके साथ आप अपने प्रोग्राम में कोई ऐसा एलिमेंट पॉजिटिवली, कोई ऐसा एलिमेंट डालिए जो थोड़ा हटकर हो, तो उससे क्या वो खबर फिर वो अपने आप मिलेगी। तो वो आपको सोच रहे हैं कि आप क्या इनोवेटिव आइडिया के साथ कर सकते हैं। प्रोग्राम ये वही रहे जो आप करना चाहते हैं, उसमें एक इनोवेटिव आइडिया डाल दीजिए जो न्यूज वालों को लगे कि हाँ ये नई चीज है, फिर वो उठाएगा। सर मेरा नाम हिमांशु सिन्हा है, और मेरा सवाल आपसे ये है कि जो भी नैरेटिव लेकर मीडिया चल रही है, बीइंग अ स्टूडेंट, और मेरी व्हाट आर द ऑथेंटिक सोर्सेज टू गेट द रॉ न्यूज़ जो फ्रेम्ड ना हो, हमारे लिए सिर्फ जानने का हो कि हाँ ये चीज़ें हुई है, इस तरह से ये घटना घटती है। देखिए मैं ये मानता हूँ कि आप न्यूज तो देखिए, पर साथ साथ सोशल मीडिया पे कुछ लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। एक आपके गुजरात का ही डर का है विजय पटेल, आप देखेंगे तो उसका सोशल मीडिया हैंडल है, वो इस तरह के नैरेटिव्स पे काम कर रहे हैं। एक हॉटलाइन करके हैं, इस तरह के ऐसे बहुत सारे लोग हैं, एजेंडा बस्टर करके कुछ एक लोग है, ऐसे बहुत सारे लोग हैं सोशल मीडिया पर जो एजेंडा चालू करते हैं ना, वो उसके इंडेप्थ में जाकर उसको वो काउंटर करता है, कहते हैं कि इसके पीछे ये चीज है, और उनके सोर्स बड़े जेन्युइन होते हैं। आप ऐसे लोगों को भी फॉलो कीजिए। जब आप देखते हैं सब कुछ आपको मीडिया में मिलेगा, आज की तारीख में वो संभव नहीं है, सब कुछ आपको मीडिया में नहीं मिलेगा, लेकिन बहुत कुछ मीडिया से इधर आपको सोशल मीडिया पे मिलेगा, बाकी जगह पे मिलेगा। एजेंडे के पीछे एजेंडा जो है वो आपको समझाने वाले लोग आज हैं जो काम कर रहे हैं सोशल मीडिया।
ऐसे लोगों को आप फॉलो करना चाहिए, वहां आपको बहुत 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 अच्छी जानकारी है, बहुत बढ़िया। तो फिल्म वाले कहते हैं या जो OTT प्लेटफॉर्म कहते हैं, वो कहते हैं कि हम भाई बाजार के लिए बना रहे हैं बिकने का आइटम। तो सवाल है यहाँ बाजार कौन है? बाजार कौन है? बाजार आप और हम है, हम ही तो बाजार है ना, और कौन है बाजार? अगर हम जो चीज देख रहे हैं उस चीज का, अगर आज मैंने एक घटिया फिल्म को देखा, उसके ऊपर जाकर अपने पैसे लुटा दिए, तो कल को वो घटिया फिल्मकार और घटिया फिल्म बनाएगा। अगर आज मैं एक फिल्म को सिर्फ इसलिए देखने गया कि उसमें सेक्स है, मसाला है, तो अगली बार वो और ज्यादा सेक्स लाएगा, और ज्यादा मसाला लाएगा। तो सवाल है कि बाजार तो हम है। इसका एक छोटा सा उदाहरण आपको देता हूँ, टेलीविजन के पॉइंट ऑफ व्यू से बताता हूँ। आपको याद है आज भी एक प्रोग्राम चलते हैं टीवी पे, चैन से सोना है तो जाग जाओ, चलते हैं ना, क्राइम शो। ये आज के, मैं आपको 10 साल पहले के सिनेरियो में ले जा रहा हूँ। 10 साल पहले के क्राइम शो की इतनी भयंकर टीआरपी थी कि बाकायदा एक बहुत बड़ा बिजनेस हाउस 24 घंटे का क्राइम शो लाने की 24 घंटे का चैनल लाने की तैयारी कर रहा था, जो सिर्फ क्राइम स्टोरीज का होगा। मैं मानता हूं, मेरा पर्सनली तौर पर मानना है, मैंने जब ये जो क्राइम शो देखे, मैं मानता हूं ये क्राइम को ग्लोरीफाई कर रहे हैं। और मैंने अपने घर के अंदर ये नियम बांधा था कि मेरे घर के अंदर कोई क्राइम शो नहीं चलेगा, क्योंकि अगर चला तो कल को मेरे बेटे को लग सकता है कि मेरा बाप मेरी हत्या कर सकता है। और अगर मैं उन क्राइम प्रोग्राम को देखूंगा तो रात को अगर मेरे पिताजी ने फ्रिज भी खोला तो शायद मैं चाकू लेकर दौड़ जाऊं कि भैया मेरे बाप मेरी हत्या करने के लिए। ये क्राइम शो इतना गंदगी, तो इतनी इनकी टीआरपी थी कि चैन से सोना तो जाग जाओ, 24 घंटे का चैनल आने की तैयारी कर रहा था। लेकिन उसके बाद दर्शकों का टेस्ट बदला और अल्टीमेटली उसको वो आइडिया ड्रॉप करना पड़ा। आज एक प्रोग्राम चलता है, ये आज एक हिंदुस्तान में चैनल जो है उसने युद्ध जैसी विभीषिका को एंटरटेनमेंट बना दिया। रोज दिखाता है वहां पे ये मिसाइल, रोज दिखाता है कि रूस का जो है परमाणु प्रोग्राम लीक हो गया। हम आपको बता रहे हैं पुतिन का परमाणु प्रोग्राम क्या है, मतलब पुतिन का परमाणु प्रोग्राम भारत के मीडिया वालों को पता चलता है पुतिन का बम मारने वाला है। और हम लोग टीवी में देखते हैं, अच्छा पुतिन का प्रोग्राम, चलो हम भी देखें। तो भाई हम लोग इतना ना देख रहे हैं, हम लोग तो उनको टीआरपी दे रहे हैं। जिस दिन हम लोग देखना बंद कर देंगे उस दिन वो दिखाना बंद कर देंगे। और सेम चीज OTT प्लेटफॉर्म पे भी यही लागू होती है, फिल्मों पे भी यही लागू होती है। आज अगर ये कश्मीर फाइल जैसी फिल्म चली, करोड़ों रुपए कमाया, तो आज ऐसी लोगों की हिम्मत आई कि हम ऐसी फिल्में बना सकते हैं। दूसरी तरह की फिल्में पिट रही हैं। लेकिन मैं ये भी कहूंगा, हम लोग थोड़ा सा अति उत्साह में आ जाते हैं। अभी पठान को लेकर जो मूवमेंट चल रहा है ना, मैं उसके बहुत पक्ष में नहीं हूं। मेरा मानना है कि इस तरह से मूवमेंट चलाकर हम इनको पब्लिसिटी दे रहे हैं। ये हमको कोई कहने की मूवमेंट चलाने की, ये हमारी जिम्मेदारी कि हमें कौन सी फिल्म देखनी है। हमें किसी को ये नहीं कहना मुझे बॉयकॉट कैंपेन चलाना है, मुझे ये करना है, वो करना है। लेकिन मैं अपने घर में ये तय करूंगा कि मेरे बच्चे कम से कम फिल्म ना देखें, मैं ना देखूं। मुझे ऐसे, मैंने आज तक OTT प्लेटफॉर्म का एक सीरियल नहीं देखा। मुझे पता नहीं OTT, मुझे आज तक नहीं पता ये क्या क्या होगा। मैंने सुना बहुत है, जो आप कह रहे हो वो सब सुना, लेकिन मैंने देखा ही नहीं। तो बाजार हमें, हमको कोई कंट्रोल कर रहा है। और अंत में, क्योंकि हम एक बहुत पवित्र जगह पे बैठे हैं, मैं अंत करता हूँ इस बात से कि मुझे एक बहुत किसी महात्मा ने बात की थी, मैं हमेशा याद रखता हूँ। उन्होंने कहा आजकल के दौर में हो क्या गया है कि हमारा रिमोट किसी दूसरे के हाथ में। बोले हमारा रिमोट हमारे हाथ में नहीं है, दूसरे के हाथ में। मैंने कहा कैसे? बोले मैंने गाड़ी ले ली 10 लाख, मेरा पड़ोसी जो है 15 लाख की गाड़ी ले आया। अब मुझे चिंता यही है कि कैसे मैं 15 की बजाय 20 लाख की गाड़ी ले आऊं ताकि पड़ोसी से बढ़िया गाड़ी ले। मेरे पड़ोसी ने जो है फेसबुक पे डाला कि स्विट्जरलैंड घूमने गया। अब मैं दिन भर इसी में मरा जा रहा हूँ कि कब मैं स्विट्जरलैंड जाकर फोटो डालूं। तो मेरा रिमोट मेरे हाथ में नहीं है। मुझे उस गाड़ी की जरूरत है कि नहीं है, ये मैं नहीं देख रहा हूँ कि मुझे 15 लाख की गाड़ी की जरूरत है भी कि नहीं है। लेकिन मेरे पड़ोसी ने ले ली, इसलिए मैं लेने की सोच रहा हूँ, तो इसका मतलब मेरा रिमोट कंट्रोल मेरे पड़ोसी के हाथ में। तो अपना रिमोट कंट्रोल अपने हाथ में रखिए। और आपके टीवी पे जो चैनल्स आ रहे हैं, न्यूज चैनल्स आ रहे हैं, उनका रिमोट कंट्रोल आपके हाथ में है।
और आपके पास 400 चैनल आ रहे हैं, तो आप अगर 400 चैनल में से वही चैनल देखोगे कि जहां पर तैमूर की क्लिपिंग दिखाई जा रही है, तो कल को वो 400 चैनल भी तैमूर की क्लिपिंग दिखाने लगेंगे। अगर मैं फिल्म जो है देखूंगा पठान, तो अगर मैं उसी पे जाके 500 रुपए खर्च करूंगा तो कल को एक और पठान बनाएगा। लेकिन अगर मैं कश्मीर फाइल देखने जाऊंगा, वहां पे अपने पैसे खर्च करूंगा, तो कल को कश्मीर फाइल जैसे रियल फिल्म बनाने वाले लोग भी सामने आएंगे। तो रिमोट कंट्रोल हमारे हाथ में है, हम तय करें, उनको ना तय करने दें कि हमारा कंटेंट क्या होगा, हम अपना कंटेंट खुद तय करें। प्रकार से अशोक जी ने मीडिया की जो वर्तमान स्थिति है उससे हमको अवगत कराया, और उन्होंने जितनी भी बातें हमें बताई, कंटेंट, इनोवेटिव आइडिया, अपनी न्यूज़ को कैसे हम समाज तक ले जा सकते हैं, उन सब का हम जब भी हम समाज जीवन में जाएंगे तो एक एक्शन प्लान बनाते हुए उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, तो ज़रूर से हमें उसके परिणाम मिलेंगे। अशोक जी की उपस्थिति के लिए और हम सबको मार्गदर्शन देने के लिए मैं उनका खूब खूब आभार व्यक्त करता हूं, और आपसे विनती भी करता हूं कि आने वाले समय में जब भी हम आपको बुलाए, हमको आवश्यकता लगे और भी मीडिया के बारे में जानने की, आप हमको समय प्रदान करेंगे।